और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो न्यूज़ीलैंड एग्रीकल्चर में है। तो हम ज़्यादा जैसे डीएनए से डील करते हैं। अचंभित हुए सुन के भी इतने सारे लोग 5 लाख लोग और गंगा नदी की सफाई करने उमड़ रहे हैं और कुछ घंटों में गार्बेज के गंदगी के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं। और जब मैं उन्हें बताता हूँ तो वो कहते हैं भी आपकी जो सोच है वो प्रेजेंट टाइम से 20-30 साल आगे की है, क्योंकि ये ट्रेंड आगे आना शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट से लेके अमेरिकी राष्ट्रपति से लेके रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, अपने भारत के नरेंद्र मोदी और यूके से काफ़ी सारे मिनिस्टर्स, तो और पैसिफिक आइलैंड से जो इधर छोटे छोटे जो द्वीप हैं जिनको सबसे ज़्यादा थ्रेट है राइजिंग सी लेवल्स का। डेरा सच्चा सौदा क्या अकेले काफ़ी है या फिर और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसको आगे ले जाने में? तो कई बार तो जो इधर के मूल निवासी हैं वो हंस के बोलते हैं ये चलती फिरती मशीनें हैं ना। 3-4 साल पहले मुझे याद है एक स्पीच के लिए इनवाइट किया था। तो क्या आपको लगता है कि बाहर भी कंट्रीज़ में लोगों को गुरुजी की गाइडेंस की ज़रूरत है, इन टिप्स की ज़रूरत है? Pay attention that you don't corrupt and destroy my world. For if you corrupt it, for if you destroy it, there's none to repair it after you. People of faith around the world. We're going to get 150 million climate refugees. And I wonder how would it be if all of us treated this earth. The maternity wards, the children had just given birth because the water level had started to rise. Climate change will irrefutably affect everyone on a global scale. Planted over 400,000 trees. हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, अर्थ का पोल्यूशन। जैसे आपको पता ही होगा कि अभी COP26 में एक जो कॉन्फ्रेंस है वो कंक्लूड हुई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। और काफ़ी चिंता का विषय जो COP26 में इस बार रहा वो है बढ़ते हुए टेम्परेचर, कार्बन कंटेंट जो अर्थ में पहुंच रहा है, उसके बाद में ओजोन लेयर का डिप्लीशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे हैं। एक पेंडेमिक में अभी हम जी रहे हैं और इन सब छोटी चीज़ों से मिलके जो एक बड़ा पेंडेमिक जो शायद और उससे भी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए आने को तैयार है। आज हम बात करेंगे जसवीर जी से, क्योंकि इन्होंने भी COP26 में अपनी एक स्पीच जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम किए हैं उसमें दी है। तो आज हम बात करेंगे जसवीर जी से और जानेंगे इनके विचार। तो जसवीर जी, एक बार आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और क्या जॉब है, क्या रोल है आपका। प्लीज़ इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी संदीप जी, मैं पेशे से एक रिसर्चर हूँ और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो न्यूज़ीलैंड एग्रीकल्चर में है। तो हम ज़्यादा जैसे डीएनए से डील करते हैं। जैसे अभी एक नई टेक्निक आई है CRISPR-Cas9, तो उससे हम डीएनए में बदलाव करके देखते हैं भी ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, नेचर कैसे काम करती है। तो उससे हमें अगर शॉर्ट में बताऊं तो इधर बहुत सारे पास्चर्स हैं जहाँ पे घास उगता है और वो ऑर्गेनिक इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें एक फंगस होता है जो घास को सोके से और कीट मकोड़ों से बचाता है।
और उससे वो ज़्यादा उसको कोई कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो ऑर्गेनिक रहता है। तो इस पे मेरा रिसर्च है। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो इसमें 197 देशों ने भाग लिया, 197 देश इसमें इन्वॉल्व हैं और उनका, जैसे आपने पहले भी बोला, उनका जो मकसद है, एम है, वो यही है भी कैसे बढ़ते हुए टेम्परेचर को रोका जाए, ओजोन लेयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जहाँ मैं रहता हूँ, चाहे हवा पानी साफ़ है लेकिन इधर ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुका है और इसकी वजह से सन रेज़ बहुत ज़्यादा सनबर्न करती है ना और इफ़ेक्ट करती हैं। और मैं रिसर्च में भी हूँ, तो हम ये देख रहे हैं भी क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये कॉप 92 में शुरू हुआ था और अब ये कॉप 26 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 26वीं बार इतने देश इकट्ठे होके मिल रहे हैं। और एक और गर्व की बात है भारत के लिए, जो इसके प्रेसिडेंट हैं आलोक जी, वो भारत में जन्मे थे और अब यूके में एक सेनेट है, एक मिनिस्टर हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को न्यूजीलैंड से इनवाइट किया गया था पार्लियामेंट में और ये पार्लियामेंट के ग्रैंड हॉल में इवेंट होना था, लेकिन कोविड की वजह के कारण इसे बाहर मूव किया गया, पार्लियामेंट के बाहर। और इसमें न्यूजीलैंड के क्लाइमेट मिनिस्टर जेम्स शॉ आए और 2 और एमपीज़ इब्राहिम और टियानो, उन्होंने भी शिरकत की। और इसमें काफ़ी सारे स्पीकर थे और जिसमें मुझे भी मौका मिला अपना, जो अपने पौधारोपण करते हैं, जो भी अपने वातावरण को की प्रोटेक्शन के लिए जो भी काम करते हैं, उसके बारे में बोलने का मौका मिला। Kia ora, salam, namaste, sat sri akal, Dandan Satguru Theri Asra. I'm Jasprit Singh. So before I tell you what efforts we've done, a little bit facts about climate change. So if this trend continues of rising sea levels, we're going to get 150 million climate refugees, which other parts of the world would have to kind of look after. And with our dietary habits, researchers have proved that 1 kg of beef has similar carbon footprint as a person flying from London to New York and back. So we need to consider changes to our lifestyle. ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट टास्क थे जो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे स्पीच देने के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज होंगे जो हमको परफॉर्म करने पड़ते हैं? मान लिए लगभग आपने इतने पौधे लगाए हैं, इतने घंटे इन्वायरमेंट के बारे में कुछ रिसर्च पेपर लिखे हैं या फिर कुछ भी आपने जो कंट्रीब्यूट किया है, तो मतलब ये जो आपको मौका मिला तो वो क्या क्राइटेरिया था मिनिमम कि चलो आपको इस बार मौका देते हैं उस स्पीच का? जी, ये इधर इन्होंने एक इंटरफेथ ग्रुप बनाया हुआ है जिसका मैं सदस्य हूँ शुरू से ही 2011 से, और सभी धर्मों के लोग हम इकट्ठे बैठते हैं और मुझे ये मौका मिलता है भी मैं सभी को प्रोत्साहन दूँ ताकि वो पौधारोपण करें। और उधर से आगे कुछ वैज्ञानिक थे और प्रोफेसर्स थे, वो आगे लिंक बने और क्योंकि उनको पता था भी ये बंदा पौधारोपण में काफ़ी एक्टिव है, तो इस वजह से वो आगे मौका मिला। आपकी स्पीच को मैंने ध्यान से सुना है, आई होप सभी ने ध्यान से सुना है। तो उस स्पीच में आपने डेरा सच्चा सौदा के कुछ कामों का वहाँ पे लगातार विवरण किया, जिसमें पौधारोपण मेन था, उसके बाद सफाई अभियान मेन था, और उसके बाद में और जो क्लीनेस इवेंट है छोटे या बड़े लेवल पे। तो जब ये इवेंट हम वर्ल्ड लेवल पे लेके जाते हैं, पूरी दुनिया के सामने लेके जाते हैं, तो किस तरह के रिएक्शन हमें बाहर की दुनिया से मिलते हैं, एक बार उसके बारे में बताएंगे? जी, जैसे मीटिंग के बाद हम लोग जैसे दोपहर हो चुकी थी, दोपहर का खाना खाने गए, तो उसमें कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, तो वो बहुत उनको अचंभित हुए सुन के भी इतने सारे लोग, 5 लाख लोग, और गंगा नदी की सफाई करने उमड़ रहे हैं और कुछ घंटों में गार्बेज के, गंदगी के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं। और इस लेवल पे वो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे भी कैसे लोग मोटिवेट हो जाते हैं ना करने के लिए। और इधर न्यूजीलैंड में भी हम लोगों ने पिछले 8, 9, 10 सालों में 4 लाख से ऊपर पौधे लगाए हैं,
और इसकी मीडिया में भी कई बार कवरेज हुई है, कई अवार्ड्स भी मिले हैं। तो और 40-50 हमारे जो मेंबर हैं इधर एक्टिवली पौधारोपण करते हैं, सफाई अभियान भी करते हैं। तो ये लोगों के लिए एग्जाम्पल है, लोग इससे मोटिवेशन ले रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा, हम इसको कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में अगर कोई डेरा सच्चा सौदा का नाम ले तो उनके माइंड में जो दूसरी पिक्चर बनेगी वो गुरुजी और उनके साथ में जो ह्यूमैनिटी के टास्क की बनेगी, या फिर डेरा सच्चा सौदा का नाम लें तो जो दूसरी पिक्चर बनेगी वो इन्वायरमेंट, क्लीनलीनेस और जो स्ट्रिक्ट हम डिसिप्लिन है टुवर्ड द अर्थ उसकी बनेगी। मतलब किस तरीके से, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप? जी, न्यूजीलैंड में जैसे ज़्यादातर हमें ग्रीनेस की यूनिफॉर्म में पहचानते हैं लोग। एक बार जब टीवी पे कवरेज भी हुआ तो उन्होंने बोला भी आप देखेंगे तो लगेगा कोई क्रिकेट टीम है, लेकिन फिर उन्होंने जब वो आगे खोल के बताया भी ये लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, पौधारोपण करते हैं, सफाई अभियान में शामिल होते हैं, क्लॉथ बैंक, फूड बैंक ऐसे कार्य करते हैं। तो इन सब देशों में इन चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो जाते हैं भी वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। और अगर कोई अपनी कम्युनिटी में आके कुछ ऐसे अच्छे काम करता है तो वो लोगों को भी मोटिवेट करता है और वो रोल मॉडल बन जाता है जो ग्रीनेस के मेंबर आज कम्युनिटी में बने हुए हैं। ओके, ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में अभी पर्यावरण के प्रति, बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, उतनी जागरूकता नहीं है, या फिर है तो फिर हम उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन ये आने वाला है, ये चीज़ आने वाली है। यहाँ पे भी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के इनिशिएटिव जब इंडिया में आने शुरू होंगे तो क्या आपको लगता है कि जिन टास्क के साथ आज डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ रहा है, जिसमें मेनली आपके जो सफाई अभियान है, उसके बाद में ब्लड डोनेशन है और जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो अभियान है, क्या अकेले डेरा सच्चा सौदा सक्षम है इसको पूरे इंडिया में ये सब चेंज लाने के लिए? वर्ल्ड में तो ऑलरेडी आपने बताया, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ये कवरेज है, तो इंडिया में और आपके हिसाब से कितना डेरा सच्चा सौदा क्या अकेले काफ़ी, या फिर और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसको आगे ले जाने में? संदीप जी, जैसे अपने पिछले सालों से देख रहे हैं सफाई अभियान में, जैसे 5 लाख 7 लाख डेरा के वॉलंटियर्स ने अपने दम पे मुंबई, दिल्ली, गंगा नदी, हरिद्वार, ऋषिकेश को साफ़ किया। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लाइक अपना वो टाइम देते हैं, अपने पैसे से वो उधर जाते हैं, लेकिन साथ के साथ वो उधर फॉर्म भी भरवाते हैं, ताकि हमने तो अपनी ड्यूटी की, अब जो लोग उधर रह रहे हैं उनका भी ये फ़र्ज़ है भी वो इसको जारी रखें, गंदगी फैलाए ना और अपने आसपास सफाई रखें। तो आई थिंक डेरा सक्षम है ये सब काम करने में, लेकिन लोगों की सपोर्ट भी चाहिए होगी, जो उधर के निवासी हैं भी वो उसमें ज्वाइन करें और सफाई भी रखें। ओके, इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा ऑलरेडी सक्सेसफुली 32 जो आपके 32 सफाई अभियान है, 32 अलग अलग जगह पे भारत में वो कर चुका है। उसके अलावा ये बाहर भी चलाए गए हैं ये अभियान, तो जिनकी शुरुआत बेसिकली शहर की गंदगी सफाई करने से हुई थी, क्योंकि डेंगू और उसके बाद में मलेरिया और बाकी जो और पोल्यूशन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो फैलती जा रही थी। तो अभी बड़े स्तर पे नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्तर पे, गली मोहल्ले लेवल पे ये सफाई अभियान ऑलरेडी जारी हैं। और उसके बाद में वापस आते हैं COP26 पे, जब अब इसके अलावा अब अगले साल जो भी होगी इनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी, वहाँ पे हमने पिछला क्या किया उसका हम रिव्यू करेंगे। तो अब इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए डेरा सच्चा सौदा के जो ये टास्क हैं, ये इसको आगे ले जाने के नए चैलेंज भी हमको मिले हैं उस मीटिंग के बाद, उस स्पीच के बाद, आपकी स्पीच के बाद, कि अब हमारे से एक्सपेक्टेशन क्या और बढ़ गई? जी, जैसे कल इधर लोकल लेवल पे जिस सिटी में मैं रहता हूँ, इसका भी जैसे काउंसिल है, मैं उसको मिनी पार्लियामेंट बोलता हूँ, वैसे ही बना है। तो उधर भी मुझे बोलने का मौका मिला।
और कल के बाद जैसे ईमेल से पहले भी आ रही थी, कल ईमेल आई भी एक नेशनल लेवल का क्लाइमेट एडवाइजरी ग्रुप है, तो उसमें मुझे शामिल करने के लिए उन्होंने ईमेल किया। तो आई थिंक इधर अब से ये अपना जॉब है, जो टास्क है, जिम्मेवारी है, जो और बढ़ने वाली है। और अच्छी बात ये है ताकि ग्रीननेस का काम देख के और लोग मोटिवेट होंगे, तो और ज़्यादा पौधे लगेंगे और ज़्यादा सफाई अभियान होंगे। तो हम लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। इस बार COP26 के मुद्दे क्या थे और वहाँ पे किन किन देशों ने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और क्या बेसिकली थीम था इस बात का? जी काफ़ी सारे मुद्दे थे, लेकिन कुछ मेन ये थे, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1.5 से 2 डिग्री अनुमान है भी अब बढ़ेगा आने वाले सालों में। तो उसकी रोकथाम के लिए एक तो कोयले के खपत को कम करना, प्रोडक्शन और यूज़ को कम करना, और एक स्पेशली अपने न्यूजीलैंड में ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन जिसे बोलते हैं, ये इधर के एग्रीकल्चर से, ये पशुधन से ये बहुत ज़्यादा एमिट होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए तो इधर से अपने जेम्स शॉ जो क्लाइमेट मिनिस्टर हैं वो गए, और जो हमारी मीटिंग हुई थी इनके साथ हमने इनको कुछ पॉइंट दिए थे भी सभी धर्मों के, भी कैसे धर्मों का विचार है भी अपने को वातावरण को कैसे शुद्ध रखा जाए। और फिर कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे ग्रीननेस का काम था और चर्चेस का काम था, भी कैसे हम एक कम्युनिटी लेवल पे अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज है जो इतना ड्रास्टिकली ना हो। ओके, COP26 एक बड़ा नाम है और ये एक वर्ल्ड लेवल का फोरम है, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पे किन किन लोगों ने शिरकत की, वहाँ पे जो जाने पहचाने लोग थे, कौन कौन थे वहाँ पे, जिससे हमको ये पता चले कि एक्चुअली ये फोरम है कितना बड़ा। जी जैसे अपने पहले बात की थी संदीप जी, 197 देश थे इसमें इन्वॉल्व, और यूएस प्रेसिडेंट से लेके अमेरिकी राष्ट्रपति से लेके रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, अपने भारत के नरेंद्र मोदी, और यूके से काफ़ी सारे मिनिस्टर्स, तो और पैसिफिक आइलैंड से, जो इधर छोटे छोटे जो द्वीप हैं जिनको सबसे ज़्यादा थ्रेट है राइजिंग सी लेवल्स का, क्योंकि अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ द्वीपों की ऊंचाई समुद्र लेवल से 1.5 मीटर है, 2 मीटर है, तो वो सबसे पहले अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत सारे क्लाइमेट रिफ्यूजेस मिलेंगे। तो उन लोगों के नेता भी उधर गए और उन्होंने अपना इस समस्या को सभी लोगों के आगे रखा। तो जैसे अपने न्यूजीलैंड से जेम्स शॉ जो क्लाइमेट मिनिस्टर हैं, जिनसे हम इधर पार्लियामेंट में मिले थे, उनको हमने अपना एक एक्शन स्टेटमेंट दिया भी आप हमारी ये आपको सजेशंस हैं, तो वो और अपने बाकी साथी स्टाफ के साथ वो अपने COP26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, उन्होंने भाग लिया था। ओके, इस स्पीच के माध्यम से हमको एक चीज़ तो पता लगी कि डेरा सच्चा सौदा इज़ ए वेरी प्रोमिनेंट नेम वहाँ पे, जहाँ पे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की और जो ह्यूमैनिटी की। तो न्यूजीलैंड के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इंडिया से कितने लोग यहाँ वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इन सब कामों में, और कितने लोग सपोर्ट करते हैं? जी जैसे अपने ग्रीननेस टीम की बात करें तो हम शुरू में जब 8-9 साल पहले 30-40 वॉलंटियर्स थे, कुछ ग्रीननेस के मेंबर्स थे, और ये अब गिनती बढ़ते बढ़ते 100 के पार हो चुकी है। और लेकिन जैसे अब सोचेंगे भी इनकी गिनती कम है, लेकिन जो ग्रीननेस की अपने यूनिफॉर्म की पावर, जब मोटिवेशन बोल सकते हैं, ये 40-50 लोग भी उतना काम कर जाते हैं जितना कि जैसे अपने 2 दिन में प्लांटिंग किया ग्रीननेस ने, और हो सकता है भी वो जो पहले जहाँ प्लांटिंग हो रही हो पूरे सीज़न में 6 महीने में वो काम हो रहा हो। क्योंकि इधर जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ 3-4 हज़ार प्लांट्स 6 महीने में लगते थे, और जब ग्रीननेस इन्वॉल्व हुई तो
2 दिन में ही वो 3000 के करीब प्लांट लगा जाते हैं। तो कई बार तो जो इधर के मूल निवासी हैं वो हंस के बोलते हैं ये चलती फिरती मशीनें हैं ना। कुछ इसी तरह का नाम भारत में भी एक ट्रू ब्लड पंप के नाम से ग्रीनेस की टीम फेमस है। इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो मोटिवेशन है, आपने कहा कि मतलब 30-40 लोग इतने सारे लोगों का काम कर देते हैं और लोग सरप्राइज हो जाते हैं, तो ये मोटिवेशन ये कहाँ से आता है? जी संदीप जी, तो ये सारा मोटिवेशन हमें और ये सारी सोच कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, तो ये सारा रिसर्च, ये सब क्रेडिट हमारे गुरुजी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को जाता है, जिन्होंने हमें शुरू से ही मोटिवेट किया। अभी हमें आसपास सफाई रखनी है, अपने हर किसी बर्थडे पे कोई एनिवर्सरी हो पौधारोपण करना है। तो अब हमें जो कम्युनिटी के लोग देखते हैं वो मोटिवेट होते हैं, और ये हमें मोटिवेशन जो पावर हाउस है वो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने मोटिवेट किया। और मैं पेशे से रिसर्चर हूँ। तो इधर मैंने कुछ साल पहले खबर पड़ी थी, जैसे अपने जो हिंदू और सिख हैं, जैसे क्रिमेशन के बाद अपने अस्थियाँ जो जल में प्रवाह करते हैं, उस वजह से क्योंकि इन लोगों को ये यूज़ टू नहीं है, तो वो पोल्यूशन हो रहा था वाटरवेज का। और जैसे गुरुजी ने जर्मनी के साइंटिस्ट के साथ एक टेक्निक निकाली थी, जैसे आप एक पिट बनाओ और उसमें आप वो अस्थियों को रख के और उसके ऊपर आप पौधा लगाओगे, तो उससे वो पौधा भी लहलहाएगा और आपके इन्वायरमेंट को भी उससे फ़ायदा होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने पॉइंट आउट की है। और इसमें एक चीज़ और मुझे जो लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग हमने सुना है, लेकिन यहाँ इंडिया में जो डेरा सच्चा सौदा के जो ह्यूमैनिटी टास्क हैं, उसमें एक चीज़ और मैंने देखी, जिसमें ओल्ड ये है आपके क्लॉथ बैंक हैं, टॉय बैंक हैं। तो ये स्पेशली इन दोनों चीज़ों में जो मुझे लगा कि जो ग्लोबली अभी जो कंपनियां हैं वो कार्बन कंटेंट को कम करने में लगी हैं, तो मुझे क्या लगता है कि शायद उससे ये भी एक इशारा हो सकता है कि जब हम व्हाई नॉट वी यूज़ द यूज थिंग, तो अगर हम शेयर करके चीज़ों को लेंगे तो हमें उतने ही मार्केट से कार्बन कंटेंट या फिर प्लास्टिक कंटेंट कम बाय करना होगा, तो शायद उतना ही वो कार्बन के जो फुटप्रिंट हैं वो कम हो जाएंगे। तो एक तरीके से हम मतलब मनी भी सेव करते हैं, लोगों तक चीज़ें भी पहुंचा रहे हैं ये लोग, और साथ में उतना ही जो विड्रॉल है कार्बन का उतना भी कम कर रहे हैं। सो ग्रेट थिंग। कुछ कमेंट्स आपके बारे में? और अपने इधर से ही मोटिवेशन लेके हम लोगों ने भी फूड बैंक और क्लॉथ बैंक इधर शुरू किया, हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ इधर पहले ही ऑर्गेनाइजेशंस थी जो क्लोथ्स को रिसाइकल करके और ज़रूरतमंदों को देती थी, और अब हम उसमें गुरुजी की मोटिवेशन से उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो लोग डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं वो तो अपनी डेली लाइफ में उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ये शेयरिंग का, उसके बाद में वाटर को कम से कम यूज़ करना, ये सारे बेसिक मैनर्स जो डेरा सच्चा सौदा के लोगों में हैं। एक आम लोगों के लिए, वेदर इट इज़ इन इंडिया या फिर न्यूजीलैंड में या फिर वर्ल्ड में कहीं भी, आपकी तरफ से कुछ एक एडवाइस है एज ए रिस्पॉन्सिव मेंबर ऑफ दिस इंटरफेथ ग्रुप कि किस तरीके से हम आने वाली इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो जैसे पानी की बचत, और जैसे अपने गुरुजी मोटिवेट करते रहते हैं, अभी अपने ब्रश करने से शुरू करें तो कम पानी यूज़ करें। और फिर जैसे खेती में जैसे जट्टू इंजीनियर मूवी में आपने देखा होगा, और उससे पहले इधर आश्रम में भी कम से कम पानी यूज़ किया जाता है खेती में, और नई टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिससे पानी की बचत होती है। और ज़मीन को, जैसे मूवी में भी बताया गया था, अगर ज़मीन को हम कल्टीवेट ना करें 6 महीने तो उससे ज़मीन की ताकत बढ़ती है। तो मुझे लगता इस सब से अपने को मोटिवेशन एक सीख लेनी चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें, और हमें अपने सब स्पेशल डेज़ जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी पौधे लगा के सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके, बात हो रही है ग्लोबल फोरम की, और एक और ग्लोबल फोरम यूनाइटेड नेशन यूएन ने गुरुजी को 3-4 साल पहले, मुझे याद है, एक स्पीच के लिए इनवाइट किया था। तो क्या आपको लगता है कि बाहर भी कंट्रीज़ में लोगों को गुरुजी की गाइडेंस की ज़रूरत है, इन टिप्स की ज़रूरत है?
जी संदीप जी, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। एक तो पहले पौधारोपण, जैसे हम लोगों से शेयर करते हैं, बताते हैं भी इतने मिलियन प्लांट 8 घंटे में लग गए या 1 दिन में लग गए और ऐसे बर्थडे मनाया गया, तो लोग बहुत इसको सरप्राइज होते हैं ना, भी ये कैसे पॉसिबल है, भी इतने लोग कैसे मोटिवेट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैं रिसर्च में हूँ, तो मेरे जैसे कोलीग्स हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जो मेरे कोलीग्स हैं वो मुझसे पूछते हैं अभी तू कब से वेजिटेरियन है, क्योंकि कई बंदे वेजिटेरियन बन जाते हैं बाद में लाइफ में। और जब मैं उन्हें बताता हूँ तो वो कहते हैं भी आपकी जो सोच है वो प्रेजेंट टाइम से 20-30 साल आगे की है, क्योंकि ये ट्रेंड आगे आएगा, आना शुरू हो चुका है, क्योंकि मांसाहार से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, आपकी बॉडी को हार्म भी होता है। तो ये वो लोग बोलते हैं और हमें पता है, हमें ये सब मोटिवेशन गुरुजी से मिला है। ओके, तो जसप्रीत जी से बात करके आज हमको ये पता चला कि दुनिया में के विकसित देशों में जिस चीज़ की एक बड़ी चिंता है एनवायरनमेंट की और साथ में पोल्यूशन की, तो उसके ऊपर डेरा सच्चा सौदा ने लगभग 2009-2010 से काम करना शुरू किया हुआ था। हम धन्यवाद करते हैं डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का, जिन्होंने लगातार नए नए टास्क जो शुरू किए, जो दिए, और उसके बाद में कुछ टिप्स भी दी, जिसको लेके भारत में आज एक जो पहल है वो काफ़ी पहले ही हो चुकी है, चाहे वो पानी के बचत को लेके हो, चाहे वो कूड़ा ना फैलाने को लेके हो, चाहे वो शाकाहार को लेके हो। तो इन सब चीज़ों की तरफ एक शुरुआत भारत में हो चुकी है, जो कि विकसित देश जिसको लेके आज चिंतित हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं गुरुजी का, जिनकी इनकी सुझाव, उनके बनाए गए जो मार्गदर्शन के थ्रू हम देश को बदलने में और देश को आने वाले संकट से लड़ने में हम कुछ मदद उनकी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो उसी के साथ थैंक्स जसप्रीत जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, इन सब चीज़ों को हमारे सामने बताने के लिए कि चिंता का विषय है, लेकिन एक राहत की सांस हमारे साथ ये है कि हम, क्योंकि इसको पहले से ही हम शुरुआत कर चुके हैं, तो हमको इसको बड़े लेवल पे ले जाने में शायद इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद डेरा सच्चा सौदा के गुरु श्री संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का। थैंक्स।